Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मैकेनिक्स में रेफरेंस फ्रेम के बारे में सीखेंगे। ओके, तो हम लोग जो मोशन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ें या मोशन इन ए प्लेन पढ़ें एक समतल में, या मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन स्पेस, ये 3 अलग अलग सिचुएशन है। तो हर केस में कंसेप्ट एक ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आज रेफरेंस फ्रेम पहले समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रेस्ट और मोशन इस 2 टर्म को डिफाइन करते हैं। किसी भी पार्टिकल को हम रेस्ट में कब कहेंगे और किसी पार्टिकल को हम लोग मोशन में कब कहेंगे। तो देखिए, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट। किसी भी पार्टिकल को रेस्ट में तब कहा जाता है जब इसका पोजीशन, when its position does not change with respect to time, जब इसका पोजीशन समय के साथ साथ नहीं बदलता। ओके, मतलब समय बदल रहा हो लेकिन आप उस पोजीशन को देखें, उस पार्टिकल को, तो वो जहाँ पे है वहीं पे रहे। जैसे आप उदाहरण से देखिए, आप मान लीजिए सड़क के किनारे कहीं पे खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, और आप किसी बिजली के खंभे, किसी पेड़ को देखते हैं और साथ साथ अपनी घड़ी पे भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए 10 बजे आप देख रहे हैं, तो 10 बजे भी पेड़ वहीं पे है। 10:05 पे देखिए, वो पेड़ वहीं पे है। 10:10 पे देखिए, वो पेड़ वहीं पे है। इट मीन्स व्हाट, समय तो बदल रहा है लेकिन उस पेड़ का पोजीशन नहीं बदल रहा, वो जहाँ है वहीं पे लोकेटेड है। तो यू विल से व्हाट, दैट द ट्री इज इन रेस्ट। तब हम कहेंगे कि ये जो चीज हम देख रहे थे पेड़ को, वो रेस्ट में। ओके, अब उसी तरह हम मोशन में कब कहेंगे। तो ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसका पोजीशन समय के साथ साथ बदले, पोजीशन बदलता हो समय के साथ साथ। अब उसी सड़क पे आप किसी ऑटो वाले को देखिए, किसी रिक्शा वाले को देखिए, किसी कार को देखिए, तो आप क्या देखेंगे, यू विल फाइंड दैट ये अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद आगे बढ़ गया, कुछ देर के बाद और आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब कि इसका पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है। तब आप उस पार्टिकल को कहेंगे कि ये मेरा मोशन में है। ओके, तो रेस्ट और मोशन आप समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है कि आपको पोजीशन देखना होगा। ओके, पोजीशन से ही पता चलेगा कि पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। तो हम लोग सबसे पहले पोजीशन को ही थोड़ा डिटेल में देखें कि पोजीशन हम कैसे लोकेट करते हैं, पोजीशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हम क्या करें। तो देखिए, पोजीशन को हम लोग सिंपल टर्म में बोलेंगे वेयर इट इज लोकेटेड, वेयर इट इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे स्थित है। ओके, कोई भी चीज जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो कहाँ पे स्थित है, वेयर इट इज लोकेटेड। अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं, इट मीन्स यू नो द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं जानकी स्थान। ओके, ये जानकी स्थान क्या है, तो ये एक मंदिर है। चूंकि मैं सीतामढ़ी बिहार में रहता हूँ, यहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है जानकी स्थान। तो हम कहते हैं कि जानकी स्थान 3 किलोमीटर दूर है। ओके, अगर हम ये बोलते हैं कि जानकी स्थान 3 किलोमीटर दूर है, तो इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। फिजिक्स में इस लाइन से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, तो 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर, सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि ये 3 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से दूर है। ओके, फ्रॉम वेयर का आंसर आपको देना होगा। क्या ये दिल्ली से 3 किलोमीटर दूर है, या बॉम्बे से 3 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रेलिया से 3 किलोमीटर दूर है, ये अमेरिका से 3 किलोमीटर दूर है। नो, आपको फ्रॉम वेयर, पहला जवाब यहीं से देना होगा कि फ्रॉम वेयर इट इज 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर ये कहाँ से दूर है। तो फ्रॉम वेयर का हम जवाब कैसे देंगे। तो फ्रॉम वेयर का जवाब देने के लिए हम पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। सपोज द पॉइंट इज ओ, इस पॉइंट का नाम हम देंगे ओरिजिन, या इस पॉइंट का नाम देंगे रेफरेंस पॉइंट। ओके,
या तो ओरिजिन बोले या इसे रेफरेंस पॉइंट बोले, और यही वो पॉइंट होगा फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। तो सबसे पहला काम होगा एक पॉइंट का सिलेक्शन जहां से हम सारी दूरियों को नापेंगे, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। ओके, तो कहां से जवाब देने के लिए सबसे पहला काम है हम एक पॉइंट का सिलेक्शन करें जिसका नाम ओरिजिन देंगे या रेफरेंस पॉइंट देंगे, और तब कहेंगे इस जगह से ओरिजिन से ये जानकी स्थान 3 किलोमीटर दूर है। ओके, तो क्या मीनिंग निकला? मीनिंग निकला, लेकिन अभी भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि अगर हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ओ पॉइंट हम सिलेक्ट किए और यहाँ से हमें 3 किलोमीटर चलना है। सपोज पॉइंट ओ हमने सिलेक्ट किया कहीं भी, इसे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहे, और यहाँ से अब 3 किलोमीटर चलना है। तो अब 3 किलोमीटर किधर चला जाए? क्योंकि किसी भी पॉइंट से आप सोचेंगे तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल है हर दिशा में। क्या 3 किलोमीटर हम हवा में ऊपर जाएंगे तो क्या जानकी स्थान मिलेगा? नो। क्या 3 किलोमीटर हम अर्थ के भीतर सुरंग बना के चले जाएं तब क्या जानकी स्थान मिलेगा? नो, वहां भी नहीं मिल पाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि हमें एक खास दिशा में भी 3 किलोमीटर चलना होगा। ओके, इसका मतलब कि केवल रेफरेंस पॉइंट से काम नहीं होगा, हमें डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम 3 एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। हम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये जो 3 एक्सिस है दैट विल बी कॉल्ड रेफरेंस डायरेक्शन। इसका नाम हम लोग देंगे रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 3 डायरेक्शन हो गया। अब एक पॉइंट हम सेलेक्ट किए, 3 दिशा सेलेक्ट कर ली। अब इसी ओरिजिन पे हम एक ऑब्जर्वर को बैठा दें, या खुद देख रहे हैं तो खुद बैठ जाएं, एंड विथ ए स्टॉप वॉच, और एक घड़ी भी ले लें टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये जो सिस्टम बना किन चीजों का, तो एक ओरिजिन, 3 रेफरेंस डायरेक्शन, एक ऑब्जर्वर और एक स्टॉप वॉच। इन सारे चीजों का जो सिस्टम बन रहा है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करके बताएगा, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड ए रेफरेंस फ्रेम। इसी का नाम हम लोग देंगे एक रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो हम रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं अब कि रेफरेंस फ्रेम इज व्हाट। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो ए सिस्टम ऑफ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, 3 रेफरेंस डायरेक्शन, एन ऑब्जर्वर एंड विथ ए स्टॉप वॉच। ये 4 चीज मिला, एक रेफरेंस पॉइंट, 3 रेफरेंस डायरेक्शन, एक ऑब्जर्वर और एक घड़ी स्टॉप वॉच। इन सब को मिलाने से कंस्टिट्यूट ए रेफरेंस फ्रेम। ओके, अब देखिए रेफरेंस फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि द सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी मे हैव डिफरेंट वैल्यूज, ये अलग अलग वैल्यू को लेगा इफ मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम अलग अलग फ्रेम से मेजर करेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगा, द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ओके, तो देखने के लिए हम चलते हैं रेलवे स्टेशन। सपोज तो हम रेलवे स्टेशन चलते हैं और रेलवे स्टेशन पे हम एक कहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। वहाँ पे हमने एक ओरिजिन डिसाइड किया, एक 3 एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ओरिजिन पे हम खड़े हो गए। ये हो गए आपके आशुतोष सर। ओके, अब मान लीजिए कोई ट्रेन आती है और उस ट्रेन में हम 2 बच्चे को बैठा देते हैं, आर एंड एस। सपोज आर और एस 2 को हम बैठा दिए, किसी 2 बच्चे को।
तो अब ट्रेन आई, ट्रेन कुछ देर में खुल गई, तो ट्रेन कुछ देर के बाद अगले स्टेशन पे आएगा, कुछ देर के बाद फिर अगले स्टेशन पे आएगा। तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई विल वॉच दैट आर एंड एस बोथ आर इन मोशन। क्योंकि बार बार इसका पोजीशन बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि आर एंड एस बोथ आर इन मोशन। और ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे। मान लीजिए कि ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आई विल से दैट इट्स वेलोसिटी इज 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आर और एस को देखिए, आर क्या देखेगा, आर देखेगा कि एस तो मेरे बगल में बैठा हुआ था, सर बैठाए थे दोनों को। आर एस जो है शुरू में भी बैठा था, अगले स्टेशन पे भी बैठा ही है बगल में, अगले स्टेशन पे भी बैठा है, अगले स्टेशन पे भी साथ साथ बैठा है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को वॉच कीजिए। मान लीजिए एस को हम देखें, तो हम क्या बोलेंगे और आर क्या बोलेगा। एस विल बी इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू राजू मीन्स आर। आर के हिसाब से एस जो है वो मेरा रेस्ट में है, लेकिन हम क्या बोलेंगे आशुतोष, तो आर एंड एस बोथ आर इन मोशन अकॉर्डिंग टू आशुतोष। ओके, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये आया कि हमारा रेफरेंस फ्रेम अलग था, हमने प्लेटफॉर्म पे अपने रेफरेंस फ्रेम को फिक्स किया और राजू ने ट्रेन में बैठ के ट्रेन में किसी पॉइंट पे अपना ओरिजिन सेलेक्ट किया होगा और तीन दिशा बना के अपना फ्रेम डिसाइड किया होगा। अब हम एस का अध्ययन कर रहे हैं, एस का अध्ययन कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के रेफरेंस फ्रेम से, और एस का अध्ययन राजू कर रहा है एक ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से। ओके, और हम दोनों का कंक्लूजन अलग अलग आ रहा है। मेरे हिसाब से एस मोशन में है और उसकी वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर, और राजू के हिसाब से मतलब आर के हिसाब से एस रेस्ट में है और उसकी वेलोसिटी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखें कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, रिलेटिव टर्म मीन्स व्हाट, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू होम, किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। इट मीन्स हु इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, कौन वॉच करके आपको बता रहा है। वॉच करने वाला बदल जाएगा तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। अब यहाँ आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि एक ही टर्म फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसका 2 वैल्यू आ रहा है। हम 120 बोल रहे हैं, एक 0 बोल रहा है, तो द सेम फिजिकल क्वांटिटी मे हैव डिफरेंट वैल्यूज इफ मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम आप समझ गए कि सबसे एसेंशियल काम है कि हम पहले रेफरेंस फ्रेम बनाएं, तभी किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने रेफरेंस फ्रेम बना लिया, ठीक है, पहला काम कर लिए, एक ओरिजिन और 3 एक्सिस चुन लिए। क्योंकि स्पेस मेरा 3 डायमेंशनल है, इसलिए हम 3 एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब किसी भी पार्टिकल को हम देखें, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें, तो सपोज एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं 3 डायमेंशनल में 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। आप थोड़ा x की ओर चलेंगे, थोड़ा y की ओर चलेंगे और थोड़ा z की ओर चलेंगे, तब आप इस P पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसको पोजीशन के लिए हम ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़े और आपको एक पोजीशन वेक्टर मिल गया r वेक्टर। अब ये जो r वेक्टर है ये तीनों एक्सिस से सर्टेन एंगल बना रहा होगा। x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल और z एक्सिस से गामा एंगल। ओके, ये तीनों एक्सिस से 3 एंगल बना रहा होगा, जिसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस भी आगे आप पढ़े थे, उनका कॉस निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े थे। अब हम इसके पोजीशन को बता सकते हैं। यह पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कैन बी रिटेन इन वेक्टर फॉर्म xi प्लस yj प्लस z की। ओके, तो पोजीशन वेक्टर अब किसी भी पॉइंट और पार्टिकल का यूनिक रूप से
डिसाइडेड हो गया कि हमें एक्स में कितना दूरी चलना है, वाई में कितना दूरी चलना है, जेड में कितना चलना है, तीनों एक्सिस से कितना कितना एंगल बना के एक खास दिशा में चलना है। ओके, तो अब वेग नहीं रहा, अब एक यूनिक डायरेक्शन मिल चुका है, यूनिक दूरी भी मिल चुकी है कि हमें किस दिशा में कितनी दूरी चलेंगे तो किसी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसा वेक्टर जिससे हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करें, दैट विल बी कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तब आप पोजीशन समझ चुके हैं, पोजीशन क्या है, तो वेयर इट इज, और वेयर इट इज का आंसर देने के लिए ही आपको इतना काम करना पड़ा। अब वेक्टर वाले चैप्टर में आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपने डायरेक्शन कोसाइन भी सीखा था। जो तीनों एक्सिस से जो अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाया जा रहा है, उसका जब हम कॉस निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं और एल एम एन 3 लेटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, आर एक्स बाई आर, आर वाई बाई आर और आर जेड बाई आर। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो तीनों दिशा में जो कंपोनेंट है उसके स्क्वायर को हम जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पोजीशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, ये आप सीख चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। तो ये हुआ पोजीशन कैसे हम लोकेट करेंगे। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपका रेफरेंस फ्रेम कैसे बदलेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही दिशा में स्टडी करना है, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हम बोले एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो सीधी रेखा में जब एक ही दिशा में पार्टिकल कोई मूव कर रहा हो तो हमें सिर्फ एक ही एक्सिस लेने की जरूरत है, हमें वाई और जेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम एक ही एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश एक्सिस ले लिए। अब इसी पे पार्टिकल कहीं पे होगा, तो मान लीजिए ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की बताने की जरूरत है। मान लीजिए एक्स दूरी हम बता दिए, वाई और जेड की जरूरत ही नहीं है, तो एक्स 0 0 ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाए। तो अब इसके पोजीशन वेक्टर को हम सीधे r इज इक्वल टू एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i होता है, तो इस दूरी में i से गुना करेंगे तो ये वेक्टर में बदल जाएगा, तो r इज इक्वल टू एक्स आई। तो अगर मोशन एक दिशा में है, मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो केवल एक एक्सिस से काम हो जाएगा और एक ही कोऑर्डिनेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम आपका इस सिचुएशन में बदल जाएगा। फिर हम लोग अगले सिचुएशन को देखें कि अगर, और एक चीज यहां और ध्यान रखेंगे कि वन डायमेंशनल केस के लिए हमें वेक्टर अगर हम नहीं भी यूज करते हैं तो काम हो जाता है। काम इसलिए हो जाता है कि यहाँ केवल प्लस और माइनस साइन ही दिशा बता देगा। प्लस है तो टुवार्ड्स राइट है और माइनस है तो टुवार्ड्स लेफ्ट है। अगर पोजीशन हम बोले प्लस 10 है, 10 मीटर, तो इट मीन्स इट इज टुवार्ड्स राइट, और माइनस 10 बोले तो इट इज टुवार्ड्स लेफ्ट। तो यार प्लस और माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन। ये आपको वन डायमेंशनल मोशन में आपको ये सुविधा मिलेगी कि वन डायमेंशनल मोशन का स्टडी करने के लिए हम वेक्टर नहीं भी यूज करें तब भी मेरा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पोजीशन का वैल्यू या वेलोसिटी का वैल्यू या एक्सीलरेशन का वैल्यू, कोई भी टर्म का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स इट इज टुवार्ड्स राइट, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो टुवार्ड्स एक्स डैश, मतलब ये एक्स डैश एक्सिस की ओर है। तो यहाँ से डायरेक्शन प्लस और माइनस साइन ही आपको दिशा बता देगा। लेकिन 2D और 3D में हमें वेक्टर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब मान लेते हैं 2 डायमेंशनल मोशन होगा तब क्या होगा, तो हम इसे मोशन इन 2 डायमेंशन कहें, मोशन इन 2 डायमेंशन, या मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में बोलें। ठीक है, एक समतल में, जैसे सड़क है, सड़क आपका एक प्लेन है। ठीक है, तो अगर हम
मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करें या मोशन इन ए प्लेन की बात करें तो हमें अब 2 एक्सिस लेना पड़ेगा। एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे। 2 एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। अब ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ 2 दिशा की जरूरत है। अब किसी पॉइंट तक पहुँचने के लिए देखिए आपको सर्टेन दूरी x चलना होगा, सर्टेन दूरी y चलना होगा, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। इट मीन्स यू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड y। ओके, तो x और y 2 कोऑर्डिनेट आपको यहाँ जरूरत पड़ेगा। अब इसी x को अगर हम O से और इस A पॉइंट को जोड़ दें और इसके पोजीशन वेक्टर को देखें तो r वेक्टर कैन बी रिटन एज xi प्लस yj। ठीक है, xi प्लस yj के टर्म में लिख सकते हैं। और अगर ये एंगल थीटा आपको पता हो तो इसको r cos थीटा और इसको r sin थीटा, आप इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। r वेक्टर का इस दिशा का कंपोनेंट तो ये r cos थीटा आएगा और y दिशा का कंपोनेंट तो r sin थीटा आएगा। तो इसे r cos थीटा i और r sin थीटा j के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, और आप और भी पढ़े थे कम रिजोल्यूशन में कि r को हम rxi प्लस ryj भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप कि 2 डायमेंशनल मोशन के लिए हमें 2 एक्सिस और 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यहाँ हमको सिर्फ 2 डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा L M, यहाँ N नहीं होगा। यहाँ सिर्फ 2 ही एक्सिस से एंगल देखना है। अगर x एक्सिस से एंगल देखते हैं ये अल्फा है और y एक्सिस से एंगल देखते हैं तो ये बीटा है। तो यहाँ सिर्फ 2 वैल्यू निकलेगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और सेम प्रोसेस होगा। जो काम हम लोग 3 डायमेंशनल केस में करते थे वही काम हम लोग 2 डायमेंशनल केस में करेंगे और 2 ही कोऑर्डिनेट से काम चलाएंगे। ओके, तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए रेफरेंस फ्रेम इस फॉर्म में चलाएगा और 3 डायमेंशनल केस में आप पहले भी सीख चुके हैं। 3 डायमेंशनल केस हो तो आपको 3 एक्सिस लेना पड़ेगा। 3 एक्सिस लेके हम लोग एक x एक्सिस लिए, एक y एक्सिस लिए और इस पे परपेंडिकुलर एक हम z एक्सिस लिए। अब किसी पार्टिकल तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा x, थोड़ा y और थोड़ा z चलना होगा। इट मीन्स यू नीड 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट और आप यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk और यहाँ 3 डायरेक्शन कोसाइन आएगा L M N से। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर के रूप में आप समझ चुके हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग काम करेंगे। जिस मोशन, जिस दिशा का स्टडी करना है उस हिसाब से अपने रेफरेंस फ्रेम को बना लेंगे। कंसेप्ट एक ही रहेगा, एक दिशा में हो, 2 डायमेंशन में हो, 2 दिशा में या 3 डायमेंशनल केस हो। मोशन का जो कंसेप्ट है, जो हम डिफरेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे, वो सारा कंसेप्ट एक ही रहेगा। हम अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, 1D 2D और 3D के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब जो रेफरेंस फ्रेम है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा कहलाएगा न्यूटोनियन रेफरेंस फ्रेम, या इसका तीसरा नाम है गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम। 3 नाम से जान रहे हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, न्यूटोनियन रेफरेंस फ्रेम या गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो वैसा रेफरेंस फ्रेम विच इज आइदर इन रेस्ट, या तो वो रुका हुआ हो, ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन में हो, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती हो। तो वैसा रेफरेंस फ्रेम विच इज आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑल फ्रेम्स विल बी कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, अब इसका रिवर्स नॉन इनर्शियल में कितना होगा? तो जितना भी एक्सीलेटिंग फ्रेम्स है, एक्सीलेटिंग मीन्स जो मूव कर रहे हों विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, तो वो एक्सीलेटिंग फ्रेम हुआ। या जितना भी रोटेटिंग फ्रेम्स है, नाचने वाला जितना भी, रोटेशन वाला जितना भी फ्रेम होगा, वो सारा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अब इसको न्यूटोनियन या गैलीलियन क्यों बोलते हैं? न्यूटोनियन रेफरेंस फ्रेम इसलिए बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है।
अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करनी पड़ती है तो वहाँ हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, सूडो फोर्स लगाना पड़ जाता है। इसलिए हम लोग न्यूटोनियन इनर्शियल फ्रेम को न्यूटोनियन रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं और गैलीलियन फ्रेम भी इसलिए बोलते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो एक्चुअली गैलीलियो की देन थी। गैलीलियो का ही खोज था जिसको बाद में न्यूटन फर्स्ट लॉ के रूप में पब्लिश किया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल बात करेंगे। तो दो तरह का फ्रेम होगा, एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स का तीनों लॉ आपको इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। अब सोचिए कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो अर्थ पे करेंगे और अर्थ के बारे में आप जान रहे हैं कि अर्थ है सो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक्चुअली एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो एक्चुअली अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन इसके रोटेशन का और रिवोल्यूशन का प्रभाव इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम प्रैक्टिकली इसको इनर्शियल फ्रेम ही मान के काम कर लेते हैं। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम अपना एक ओरिजिन सेलेक्ट करें, 3 दिशा सेलेक्ट कर लें, एक घड़ी लेके खड़े हो जाएं, इट मीन्स वी आर वाचिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पहला टॉपिक समझ में आया होगा काइनेमैटिक्स का। सबसे पहला काम है रेफरेंस फ्रेम का सिलेक्शन। ओके, उसके बाद हम लोग फिर आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।